वेलकम स्टूडेंट, एसएम ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। और आज इस वीडियो में बात करेंगे हम ज्योग्राफी की। हमने भूकंपीय तरंगों के बारे में और भूकंप प्रकार के बारे में पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे भूकंपों की माप। हेडिंग हमारी होगी आज भूकंपों की माप। हमें समझना है कि किस प्रकार से भूकंपों को मापा जाता है, किस स्केल के माध्यम से हम भूकंप को मापते हैं, उसको हम समझेंगे। क्योंकि भूकंप कुछ ऐसे होते हैं जो धीरे प्रकार से आते हैं, कुछ तीव्र भूकंप आते हैं। तो भूकंपीय तीव्रता के आधार पर या आघात के आधार पर भूकंप को जो मापने या जो भूकंप को मापने की स्केल है या भूकंपीय तीव्रता की जो मापनी है, उसको आपको ध्यान रखना चाहिए कि इसको रिक्टर स्केल कहते हैं। क्या कहते हैं? रिक्टर स्केल कहते हैं। ठीक है, तो एक बात तो आपको समझ में आ गई होगी कि भूकंप की जो मापनी है, भूकंप तीव्रता की जो मापनी है, उसका नाम क्या है? रिक्टर स्केल। यहाँ से 1 नंबर का एग्जाम क्वेश्चन आता है कि भूकंप को मापने की इकाई या भूकंप को मापने की जो स्केल है या जो भूकंप मापने वाली जो मापनी है, उसको क्या कहते हैं? रिक्टर स्केल कहते हैं। इसके अलावा भूकंपीय तीव्रता भूकंप के दौरान ऊर्जा मुक्त होने से संबंधित है कि भाई भूकंप की कितनी तीव्रता है, अर्थात मैं ये बताना चाहूँगा कि भूकंप की ऊर्जा कितनी निकली है, वो ध्यान रखनी है, वो उस पर डिपेंड करती है। तो भूकंप की जो तीव्रता है वो उसकी ऊर्जा पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है? ऊर्जा ज़्यादा होगी, भूकंप की जो तीव्रता क्या होगी? ज़्यादा होगी। और भूकंप की जो तीव्रता होती है वो 0 से 10 तक होती है। 0 से, ठीक है, 10 तक। तो 0 से 10 तक होती है। ठीक है, अगर हम आघात की तीव्रता या गहनता को देखें तो इसकी बात करें तो इटली के जो भूकंप वैज्ञानिक मर्केली के नाम से जाना जाता है कि कितनी गहन है, उसको मर्केली के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? मर्केली के नाम से। ठीक है, तो मर्केली का नाम आप याद करेंगे कि इटली के जो भूकंप वैज्ञानिक हैं मर्केली, उनके नाम से जाना जाता है। अगर हम देखें कि जब भूकंप आता है तो पृथ्वी में कंपन होता है और पृथ्वी के कंपन होने की वजह से हानि होती है। और अगर ये इसकी गहनता देखें, मैंने अभी बताया कि तीव्रता या गहनता को मर्केली के नाम से जाना जाता है कि इतनी मर्केली गहनता है, इतनी तीव्रता है। तो आपको ध्यान रखना है कि इसकी गहनता 1 से 12 तक होती है। ठीक है, तो गहनता अपने बात कर ली। अब बात करते हैं भूकंप के प्रभाव। भूकंप के प्रभाव, इफेक्ट ऑफ अर्थक्वेक। भूकंप के प्रभाव, भूकंप के क्या क्या प्रभाव होते हैं? भूकंप आने से क्या क्या प्रभावित चीज़ें होती हैं, किस किस को या किस प्रकार का नुकसान होता है, वो समझेंगे। बहुत सारी आपदाएं में से एक आपदा है भूकंप, और ये एक प्राकृतिक आपदा है। कैसी आपदा है? प्राकृतिक आपदा है और काफ़ी प्रभाव पड़ता है इसका। अगर हम प्रभाव की बात करें तो भूमि हिल जाती है, भूमि का हिलना, ठीक है, ये भी एक प्रभाव है। उसके बाद धरातलीय विसंगति पैदा हो जाती है। धरातलीय विसंगति, विसंगति का मतलब क्या होता है कि जो धरातल का ढांचा था पहले, जो उसका स्वरूप और संतुलन था, वो बिगड़ जाता है। भूकंप से भूस्खलन या पंख स्खलन की समस्या पैदा होती है। भूस्खलन, भूमि का खिसकना, ठीक है, पंख स्खलन या भूमि का, चट्टानों का, पर्वतों का खिसकना, ये भी समस्या उत्पन्न होती हैं।
उसके बाद अलावा मृदा द्रवण की समस्या पैदा होती, जिसको बोलते हैं सॉइल लिक्विफिकेशन या फिक्शन। मतलब ये हुआ कि पानी मिट्टी में ज़्यादा आ जाता है और एक कीचड़ के नुमा सब जगह पानी फैल जाता है, और मिट्टी और पानी आपस में मिलने से जो एक समस्या उत्पन्न हो जाती है वो इसमें से शामिल है। इसके अलावा हिमस्खलन भी समस्या है। क्या है हिमस्खलन? हिमस्खलन का मतलब क्या होता है कि भूकंप आने से जो बर्फ़ की चट्टानें हैं, बड़ी बड़ी हिम ग्लेशियर हैं, वो भी खिसकना शुरू हो जाते हैं। ठीक है। इसके अलावा धरातलीय विस्थापन होता है। धरती एक जगह से दूसरी जगह पर जाती है, प्लेटें। भूकंप आने से बड़े बड़े बांध टूट जाते हैं, कहीं आग लग जाती हैं, इमारतें टूट जाती हैं, बड़ी बड़ी जो वस्तुएं हैं वो गिर जाती हैं, और भूकंप से सुनामी भी आ जाती है। क्या आ जाती हैं? सुनामी आ जाती हैं। ये ध्यान रखना है आपको। तो भारत के काफ़ी स्थानों पर कभी भूकंप आया है, जैसे सुनामी हो, मैरिना तट हैं, इंडोनेशिया हो, थाईलैंड हो, श्रीलंका हो, समस्या आती रहती है। ठीक है। तो ये समस्या उत्पन्न होती रहती है भूकंप की वजह से, ये भी ध्यान रखना है। इसके अलावा हमें प्रभाव जो नज़र आता है वो आता है सुनामी। सुनामी का मतलब ये हुआ कि जब समुद्र में भूकंप आता है तो पानी हिलने लगता है, पानी के अंदर बड़ी बड़ी लहरें बनती हैं और पानी की तरंगें उत्पन्न होकर उस सुनामी के रूप में बाहर निकलती हैं। यदि कोई भूकंप 5 रिक्टर स्केल से ज़्यादा है, अगर भूकंप को मापते हैं उसकी तीव्रता, अगर उसकी तीव्रता 5 रिक्टर इसके ज़्यादा है तो वो विनाशकारी होता है। 5 से ज़्यादा है तो वो विनाशकारी होता है, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है। भूकंप की आवृत्ति, अब पढ़ेंगे भूकंप की आवृत्ति। भूकंप की आवृत्ति की बात करें तो एक भूकंप एक प्राकृतिक आपदा है, और इसके अलावा भूकंप से हर प्रकार का नुकसान होता है, जन धन। ठीक है। और अनेक बार ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो भूकंप से ख़त्म होने के बाद में वापस आती नहीं, वो विलुप्त हो जाती है। संसार में काफ़ी स्थानों पर भूकंप आते रहते हैं, कई स्थानों पर तीव्र, कहीं पर हल्के या कम तीव्रता वाले आते रहते हैं। तो ये भी हमको समझ में आता है किस प्रकार से भूकंप है। अगर अधिक तीव्रता वाले भूकंप हैं, इसका मतलब वो 8 रिक्टर स्केल वाले हैं। अगर 8 रिक्टर स्केल से ज़्यादा हैं तो तीव्र भूकंप होगा अधिक, और बड़े जो भूकंप हैं दरअसल वो कम ही आते हैं, कोई 2 साल में आ जाते हैं कभी कभार। लेकिन हल्के भूकंप तो हर मिनट में किसी न किसी भाग पर आते रहते हैं, बिल्कुल पृथ्वी के अंदर, ये ध्यान रखना है। इस प्रकार से भूकंप से संबंधित हमने बात की है कि भूकंप क्या होता है और भूकंप से किस प्रकार से लोगों को नुकसान होता है, और भूकंप आने की वजह हमने समझ ली है, भूकंप को किस इकाई में मापा जाता है। अब बात करेंगे पृथ्वी की संरचना कि पृथ्वी किस प्रकार बनी हुई, पृथ्वी की आंतरिक चीज़ें किस प्रकार की हैं। तो पृथ्वी की संरचना की बात करेंगे हम। ठीक है। पृथ्वी की संरचना पढ़ते हैं। पृथ्वी की संरचना की बात करें तो सबसे पहले बात करेंगे हम भूप्रपट्टी की। भूप्रपट्टी की, ठीक है, जिसको द क्रस्ट कहते हैं। क्रस्ट की बात करेंगे पृथ्वी की भूप्रपट्टी की। जो सबसे बाहरी सतह है ठोस, वो आपकी पृथ्वी की भूपट्टी है, उसकी बात करेंगे। ठीक है। तो ध्यान से सुनेंगे। जो भूपट्टी है, क्रस्ट है, वो पृथ्वी का जो बाहर वाला आवरण है, जो ठोस है, पृथ्वी का जो बाहर वाला आवरण है ठोस, वो आपकी क्या है? क्रस्ट है। ये बहुत भंगुर अवस्था में होता है, ब्रिटल जिसको कहते हैं। किस अवस्था में रहता है ये? भंगुर होता है ऊपर वाला भाग, ये ध्यान रखना है आपको। इसमें जल्दी टूटने की प्रवृत्ति होती है। और अगर बात करें तो इस भूप्रवृत्ति की या क्रस्ट की जो ऊंचाई है, इसकी मोटाई देखें तो महाद्वीपों में क्या है? अलग है, और महासागरों में क्या है? अलग अलग है।
तो महासागरों में और महाद्वीपों में इस क्रस्ट की जो मोटाई है वो अलग अलग है। अगर हम देखें तो महासागरों में जो इस क्रस्ट की मोटाई है वो कम है और महाद्वीपों में इसकी मोटाई क्या है, ज़्यादा है। ये ध्यान रखना है आपको। अगर हम महासागरों के नीचे देखें तो इसकी जो मोटाई है वो औसत 5 किलोमीटर है, और जबकि हम महाद्वीपों की बात करें तो इसकी जो मोटाई है औसत 30 किलोमीटर है। कितनी है? 30 किलोमीटर है। लेकिन अगर हम पर्वतीय श्रृंखलाओं की बात करें तो ये मोटाई और भी अधिक हो जाती है, जहाँ पर पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, अगर हम हिमालय पर्वत श्रेणी की बात करें तो जो ज़मीन है, जो क्रस्ट है, उसकी जो मोटाई है वो 70 किलोमीटर है। कितने किलोमीटर है? 70 किलोमीटर है। ये ध्यान रखना है आपको। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि अलग अलग स्थानों पर इस स्थिति की अलग अलग कंडीशन है। ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तो पृथ्वी की संरचना की बात की, क्रस्ट की किस जगह पर क्रस्ट अलग अलग है। तो मैंने बताया कि जो महाद्वीप है या जो महासागर है वहाँ क्रस्ट या भूपट्टी की अलग ऊंचाई है, अलग मोटाई है, और महाद्वीपों में क्या है, अलग है। महासागरों की बात करें तो ज़मीन महासागरों के नीचे 5 किलोमीटर इसकी मोटाई है, और महाद्वीपों की बात करें तो 30 किलोमीटर की मोटाई है। लेकिन जो पर्वतीय भाग है अगर हम वहाँ देखें और अधिक होती है, हिमालय के अंदर लगभग 70 किलोमीटर की इसकी मोटाई है भूपट्टी की। ठीक है, तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना अलग अलग प्रकार की होती है। अगर बात करें हम सबसे पहले आंतरिक संरचना के भाग की, तो 3 भाग हो गए, जिसमें हमने पृथ्वी की भूपट्टी की बात कर ली, फिर बात करेंगे हम मेंटल की, और फिर बात करेंगे हम क्रोड की। मतलब पृथ्वी की संरचना को अलग अलग तरीके से देखें तो काफ़ी सिस्टम हमको पता लगता है किस प्रकार की पृथ्वी की रासायनिक आंतरिक संरचना है, उसको भी समझा जा सकता है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। बात करते हैं मेंटल की। मेंटल, तो द मेंटल भूगर्भ में परपट्टी के नीचे का जो भाग है वो मेंटल कहलाता है। अगर हम पृथ्वी की आर्थिक संरचना देखें, आंतरिक संरचना को, तो इस प्रकार की संरचना है। जो इतनी जगह है, इतनी ये ऊपर वाला जो सिस्टम है, ये हमारे ऊपर पृथ्वी के ऊपर वाला सतह है। यहाँ पहाड़े हैं, ठीक है, यहाँ पर समुंदर हो गया। इस प्रकार से ये समुंदर, और ये धरातल, और यहाँ पर्वत। ये जो है ये आपकी भूपट्टी है, क्रस्ट जिसको कहते हैं। ठीक है, इतना जो लगभग 0 से 100 के बीच में होती है। उसके बाद में अलग अलग परतें हैं। क्या हैं? अलग अलग परतें हैं बहुत सारी। ठीक है, उन परतों की बात करें तो उनका नाम आता है, यहाँ से यहाँ तक जो परत है वो मेंटल है। कौन सी है? मेंटल। और उसके बाद में जो नीचे वाला भाग है वो है क्रोड। कौन सा भाग है? क्रोड। ठीक है, इसका मतलब ये वहाँ कि अलग अलग स्थान है। अगर हम पूरी की बात करें तो 6378 किलोमीटर हैं, उसमें से 2900 किलोमीटर तक तो ये है। कितने किलोमीटर तक? 2900। और उसके बाद में अगर हम देखें तो 5100 किलोमीटर तक। कितने तक? 5100 किलोमीटर तक जो ये भाग हैं जो द्रव अवस्था में है, और नीचे वाला भाग है वो ठोस अवस्था में है। ये ध्यान रखना है। इस प्रकार से ये जो पूरी है वो 6378 किलोमीटर है। ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तो आपको पता लग रहा होगा पृथ्वी की आंतरिक संरचना किस प्रकार की है। खैर हम इसको विस्तार से देखते हैं। पहले देखते हैं मेंटल के बारे में।
तो मैंने बताया कि जो भूपट्टी है, जो परपट्टी है, क्रस्ट है, उसके नीचे वाला जो भाग है वो क्या कहलाता है? मेंटल कहलाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको, इसमें कोई समस्या नहीं होगी आपको। ठीक है, तो इस प्रकार से हम बात करेंगे पहले मेंटल की। तो हमने कहा कि भूगर्भ में जो परपट्टी के नीचे वाला जो भाग है वो आपका मेंटल है, और मेंटल आपको ध्यान रखना है कि मोह असातत्य से शुरू होती है इसकी मोटाई, और 2900 किलोमीटर तक इसकी गहराई है, मोटाई है, ये ध्यान रखना है आपको। मोह नाम के एक वैज्ञानिक ने, भूगोलवेत्ता ने सबसे पहले इस मेंटल भूपट्टी की खोज की, इस भाग की, और जहाँ से ये शुरुआत होती है असातत्य, जहाँ से ये भूपट्टी और मेंटल अलग होते हैं, जहाँ बीच में वह स्थान जहाँ से ये शुरू होती है, दोनों के बीच में जो दरार है, ऐसी दरार जहाँ से ये शुरू होती है, दोनों के बीच में जो अलगाव है, ठीक है, जहाँ से मेंटल शुरू होती है, जिस जगह से, वो जो स्थान है वो मोह असातत्य कहलाता है। वहाँ से लगाकर 2900 किलोमीटर तक क्या है, इस मेंटल की गहराई है, ये ध्यान रखना है आपको। इसका जो ऊपरी भाग होता है उसको दुर्बलता मंडल कहते हैं। ऊपरी जो मंडल हैं ये, इसको कहते हैं दुर्बलता मंडल। ठीक है, तो दुर्बलता मंडल क्या है ये भी पता लग गया आपको, तो इसमें कोई समस्या नहीं है। और दरअसल अगर दुर्बलता मंडल की बात करूं, जिसको एस्थेनो कहते हैं, एस्थेनो स्पोरफियर या एस्थेनो, अगर इस एस्थेनो की बात करें दुर्बलता मंडल की, तो इसका विस्तार 400 किलोमीटर है। कितना किलोमीटर है? 400 किलोमीटर तक। और ज्वालामुखी उद्गार के दौरान जो लावा धरातल पर पहुंचता है वो उसका मुख्य स्रोत यही है, ये ध्यान रखना है आपको। मतलब जो ज्वालामुखी में जो लावा धरती पर आता है, उसका जो मुख्य उद्गार क्षेत्र है वो यही है, ये ध्यान रखना है आपको। और भूपट्टी एवं मेंटल का जो ऊपरी भाग होता है उसको स्थल मंडल कहते हैं। बात समझ आ गई ना, कि भूपट्टी एवं मेंटल का जो ऊपरी भाग है वो सब मिल करके आपका स्थल मंडल कहलाता है, दोनों का। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, स्थल मंडल क्या है, जिसको लिथोस्फीयर कहते हैं। ठीक है, लिथोस्फीयर निर्माण किन किन चीज़ों से होता है? तो भूपट्टी और मेंटल का जो ऊपरी भाग है, दोनों को मिलाकर क्या बनता है? स्थल मंडल बनता है। मेंटल के जो ऊपर वाला 400 किलोमीटर तक है वो आपको ध्रुवता मंडल है, जिसमें विशेषकर ज्वालामुखी के समय का जो लावा है वो यहाँ तक रहता है, उसका प्रमुख स्रोत है। और अगर बात करें इस स्थल मंडल की जो ऊंचाई अगर इसकी देखें तो 10 से 200 किलोमीटर तक बीच में है इसकी ऊंचाई, इसकी मोटाई स्थल मंडल की। स्थल मंडल की ऊंचाई कितनी है? 10 किलोमीटर से लगाकर 200 किलोमीटर तक। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हो, जैसे मतलब ये और ये जो इतना है, ये 10 से लगाकर 200 किलोमीटर के बीच का जो भाग है वो आपका स्थल मंडल है। ठीक है, तो निचले जो मंडल का विस्तार है वो ध्रुवता मंडल के समाप्त हो जाने के बाद तक ये ठोस अवस्था में है। क्या है? ये जो भाग हैं, जब यहाँ से ध्रुवता मंडल खत्म हो जाता है, जो 400 किलोमीटर विस्तार है, उसके बाद से नीचे जहाँ तक है 2900, वहाँ तक वो ठोस है। क्या है? ये ठोस अवस्था में है, ये ध्यान रखना है आपको। किस अवस्था में? ठोस अवस्था में है। ठीक है, तो इस बात को आप याद करेंगे। तो मेंटल के बाद में बात जो सबसे नीचे है वो क्रोड। क्या है? क्रोड। क्रोड की बात करेंगे हम, जो कहाँ तक है? 2900 की बात की मैंने, 2900 किलोमीटर के बाद में नीचे वाला जो भाग है गहराई तक, वो आपका क्रोड है। अगर बात करें भूकंपीय तरंगों के वेग से, तो भूकंपीय तरंगों के वेग ने पृथ्वी के क्रोड को समझने में बड़ी सहायता निभाई है। और क्रोड और मेंटल की जो सीमा है वो 2900 किलोमीटर की गहराई है। जहाँ से 2900 किलोमीटर गहराई है, उसके बाद से जो शुरू होता है वो क्रोड शुरू होता है। क्या शुरू होता है? क्रोड शुरू होता है, ये ध्यान रखना है आपको। तो इसकी बात करें हम, तो आगे आपको पता होना चाहिए
कि 2900 किलोमीटर के बाद में एक क्रोड शुरू होता है। और इसके अलावा जो बाह्य क्रोड है ऊपर वाला वो तरल अवस्था में है। ये जो मैंने बताया इतना, इसको बाह्य क्रोड कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? बाह्य क्रोड। आउटर क्रोड। उसके बाद में नीचे वाला जो क्रोड है उसको बोलते हैं इनर क्रोड या आंतरिक क्रोड। तो ये हो गया बाह्य क्रोड, आउटर क्रोड, और ये है इनर क्रोड मतलब आंतरिक क्रोड। ठीक है। और ये जो बाह्य क्रोड होता है ये द्रव अवस्था या तरल अवस्था में होता है, और ये आंतरिक क्रोड होता है वो ठोस अवस्था में होता है। किस अवस्था में? ठोस अवस्था में होता है। क्रोड भारी, अगर बात करें क्रोड में, क्रोड भारी पदार्थों का बना होता है ये क्रोड। इसमें अगर हम देखें तो अलग अलग तत्व पाए जाते हैं, अलग अलग परतें हैं। इसमें देखें तो निकिल, व लोहे, इनकी परत हैं क्रोड में। और क्रोड में ये दो तत्व निकिल और लोहे पाया जाता है, इसलिए इसको निफे भी कहते हैं। क्या कहते हैं? निफे परत के नाम से भी जाना जाता है क्रोड को, क्योंकि इसमें भारी तत्व पाए जाते हैं। कौन कौन से? निकिल और लोहा तत्व। ठीक है, तो ये बात आपको समझनी है कि कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं। तो हमने बात की है क्रस्ट की, बात की एक तो हमने, ठीक है। फिर हमने बात की है मेंटल की, फिर हमने बात की है क्रोड की। क्रस्ट सबसे ऊपर वाला भाग है, मेंटल बीच वाला, और क्रोड नीचे वाला। इस प्रकार की पृथ्वी बनी होती है। पृथ्वी का ये ऊपर वाला भाग है। फिर आंतरिक सिस्टम ये है, पूरा 6378 किलोमीटर है, जिसमें सबसे ऊपर हो गया भूपट्टी जो 0 से 100 किलोमीटर के बीच में होता है, और इसके बाद में मेंटल, दोनों के बीच में 10 से 200 किलोमीटर तक आपका स्थल मंडल पाया जाता है। ये ध्यान रखना है आपको। इसके अलावा फिर मेंटल हो गया। मेंटल की अगर अंत की बात करें तो 2900 किलोमीटर के बाद में लास्ट में अंत तक जो गहराई तक है वो क्रोड है। क्रोड को दो भागों में विभाजित है। ऊपर वाला जो भाग है वो बाह्य क्रोड या आउटर क्रोड कहलाता है, और अंदर वाला जो भाग क्रोड है वो आंतरिक क्रोड या इनर क्रोड कहलाता है। ध्यान रखना है आपको। अगर हम देखें तो एक तरल अवस्था में, दूसरा ठोस अवस्था में होता है, और इस क्रोड में भारी तत्व पाए जाते हैं जिसमें निकिल और लोहा, इसलिए उसको निकिल मतलब नी और लोहा फेरम जिसको बोलते हैं, तो वो निफे कहलाता है। क्योंकि आपको पता है कि निकिल और लोहे को बोलते हैं फेरम, निकिल, उसके बाद में लोहे को बोलते हैं फेरम, दोनों को मिलाकर निफे कहलाता है। ये ध्यान रखना आपको। ठीक है, इस बात को आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे किस प्रकार से ये बात आपको ध्यान में रखनी है। जो मैंने आपको बात बताई है इसको आप अच्छी तरह से समझ सकते हो और याद भी रख सकते हो। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, बाकी बात करेंगे अगली वीडियो में। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को क्या करें? शेयर करें। एक महत्वपूर्ण बात ये ध्यान में रखनी है कि मोबाइल से आपको क्या करना है, एक बार मेंटल भूपट्टी और क्रोड की आकृति देखनी है, मोबाइल पर सर्च करना है पृथ्वी की संरचना। इससे आपको सारी चीज़ें जो कलर वाइज दिखाई देगी, आराम से आप देख भी सकते हो। वैसे मैंने चित्र भी बनाए हैं तो इसको भी आप समझ सकते हो। उसके बाद में हम टॉपिक की बात करते हैं ज्वालामुखी के बारे में। इसकी बात करेंगे हम ज्वालामुखी। अगर हम ज्वालामुखी के टॉपिक को पढ़े तो बहुत बड़ा टॉपिक है और आराम से एक चीज़ को देखेंगे। इसके अलावा ज्वालामुखी के अलावा जो ज्वालामुखी से अलग अलग आकृतियाँ बनती हैं, स्थलाकृतियाँ, अलग अलग जो स्थल रूप बनते हैं उसकी भी बात करेंगे। तो ज्वालामुखी और ज्वालामुखी से निर्मित स्थल रूप की बात करेंगे हम अगले वीडियो में। ठीक है,
तो आज के लिए इतना ही, बाकी बात करेंगे हम अगले वीडियो में। और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें।